नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। जरा सोचिए, आप किसी गांव में रहते हैं। आपके गांव का ही एक बंदा जिसे पूरे गांव वाले धूर्त बोलते हैं। आपके पूर्वज भी बता गए हैं कि इसके पूर्वज धूर्त थे। आप भी देखते हैं कि वह बंदा सभी को नीच बोलता है। उसके पूर्वज नीच बोला करते थे। जब बाकी के मोहल्ले लोग उसके घर के आगे से गुजरते थे तो उन्हें जूते चप्पल निकाल कर जाना पड़ता था। वह अभी भी शादियों में घोड़ी पर नहीं चढ़ने देता था। वह बंदा 2-4 गुंडे मवालियों के साथ रहता था। आज वो अब आपको समझाने लगा कि नहीं देखो, जो पड़ोस के मोहल्ले हैं वो बहुत ही बदमाश है, उनसे बच के रहना है। यानी कि आपकी जो समस्या है उस समस्या को अब आप भूल जाओ। आप उससे पीड़ित हो, आपको उसने नीच बना रखा है या नीच कह रखा है, इसको भी भूल जाओ। अब आप ये सोचने लगो कि पड़ोस का मोहल्ला बुरा है इसीलिए यह अच्छा है। ये कंसेप्ट है राष्ट्रवाद का। अब इस मोहल्ले को आप शहर बना लो, राज्य बना लो या फिर देश बना लो। राजीव दीक्षित इसी तरह के एक अति राष्ट्रवादी थे। आइए थोड़ा सा और डेप्थ में इसे समझते हैं। जब देश आजाद हुआ तो मनुवादियों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि अंग्रेजों ने शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार दे दिया था, अंत्यजों को भी शिक्षा का अधिकार दे दिया था। इसमें से बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए थे और जब इनने देखा कि हम लोग क्यों नीच हैं, हम क्यों पिछड़े हैं, तो उनने पाया कि इसकी असल जड़ें धर्म ग्रंथ हैं। तो मनुवादियों के सामने सबसे बड़ी यही समस्या थी कि कैसे इन पिछड़ों को और अंत्यजों को इस बात से भरमा दिया जाए, गुमराह कर दिया जाए कि नहीं, ये जितनी भी आपके साथ समस्याएं थी वो हमारे कारण या हमारे धर्म ग्रंथों के कारण नहीं थी, बल्कि यह प्रॉब्लम किसी और की थी। और किसी और कौन हो सकता है? तो जो भी मुगल थे और अंग्रेज थे। तो मनुवादियों ने इसे 2 खेमों में बांट दिया। एक खेमा सारे प्रॉब्लम की जड़ मुगलों को बताता और दूसरा खेमा सारे प्रॉब्लम की जड़ अंग्रेजों को बताता। राजीव दीक्षित इस दूसरे खेमे के थे। ये सारी की सारी प्रॉब्लम अंग्रेजों की बताते थे और इस चक्कर में वो इतने झूठ बोलते गए कि अगर आप इनकी वीडियोज को सुनो तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा फेंकू इंसान था। इतनी धूर्तता, इतनी निर्जलता, शर्म बेचकर खाकर ही कोई इंसान बोल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग तो इन्हें राष्ट्रवादी समझते हैं, सोचते हैं कि नहीं ये तो झूठ भी नहीं बोलते होंगे, ये तो बड़े अच्छे आदमी थे, ये तो देश की बातें करते थे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें। आज मैं दिखाऊंगा इनके कुछ और झूठ। इनके कुछ झूठ को मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया है, उसे आप जरूर देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि राजीव दीक्षित एक एजेंडे के तहत झूठ बोला करते थे। और ये एजेंडा था कि सारे पिछड़े वर्ग को और अंत्यजों को गुमराह कर इस मनुवादी व्यवस्था को उनके ऊपर फिर से फिट करना। इसके लिए जरूरी था इनको एजुकेशन से फिर से दूर कर दिया जाए। और जब आप इनके भाषण सुनेंगे तो हमेशा ये करंट एजुकेशन सिस्टम का बहिष्कार करते नजर आएंगे और इसके बदले में ये कोई पढ़ने की भी बात नहीं करेंगे कि हाँ हम कोई और सिस्टम लेकर आ रहे हैं ताकि आप उससे पढ़ाई करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि लॉर्ड मैकाले का सिस्टम ही बेकार था, अंग्रेजी सिस्टम ही बेकार था और जितने भी इंग्लिश सिस्टम है वो सारे के सारे बेकार है। तो फिर अच्छा सिस्टम क्या है उसके बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे। जरा सुनिए ये अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। मैं मेरा उदाहरण देता हूँ। सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। मेरे गणित के प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया, मैंने रट के दिमाग खराब किया, घंटों बर्बाद किए। देखा आपने, इनने बता दिया कि ये रट्टू तोता थे और इनके माता पिता ने पैसे बेकार में लगाए थे इनके पढ़ने पर। ये तो पैसे कमा रहे होते। मतलब कि ये साफ तौर पर इंडिकेट दे रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। अब अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो इन महोदय का एक ही टारगेट था कि बाकी जनता को यह बात बताओ कि तुम्हारे लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। हम तो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे और वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। असली इनका टारगेट ये था। इनके अनुयायियों का कहना है कि नहीं ये तो काफी हायर एजुकेटेड थे, इन्होंने बीटेक किया था, एमटेक किया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि इनने फ्रांस से पीएचडी भी कर डाली थी। इनके नाम पर कई सारी वेबसाइटें भी खुल रखी थी, RajivDikshit.com, RajivDikshit.in, RajivDikshit.net, क्रांतिकारी.org। और ये सारी वेबसाइटें पिछले 1-1.5 सालों में धड़ाधड़ बंद होते गई हैं। कुछ तो बिकने के भी कगार पे हैं। दरअसल इनके अनुयायियों में कुछ गलतफहमियां हो गई हैं कि राजीव दीक्षित बहुत पढ़े लिखे थे, इसलिए इनने इनके नाम पर जितनी भी वेबसाइटें थी सब पे फर्जी डेटा डालना शुरू किया। जब गुरु ही फर्जीवाड़ा कर रहा हो तो चेले से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आइए मैं इनको इनकी विकिपीडिया पेज दिखाता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी को ज्ञान लेना होता है वो गूगल पे राजीव दीक्षित टाइप करेगा
और सबसे फर्स्ट पेज विकिपीडिया ही खुलकर आती है। विकिपीडिया के बारे में डिटेल लेनी हो तो सबसे पहले आप रेफरेंस जरूर चेक करें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही क्लेम्ड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स वर फाउंड टू बी फ्रॉडुलेंट और रेफरेंस 3rd and 4th दिया हुआ है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एंड ही हैज बीन डॉक्यूमेंटेड टू हैव जनरेटेड फेक न्यूज। तो इनके विकिपीडिया पेज बता रही है कि इनने अपने एजुकेशन के बारे में बहुत सारी फ्रॉडगिरी कर रखी है और फेक न्यूज की भी इनने भरमार कर रखी है। आइए इनका रेफरेंस चेक करते हैं। सेकंड रेफरेंस है राजीव दीक्षित पार्ट 1, जिनकी डिग्रियां खुद उनके फर्जीवाड़ों का खुलासा करती है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया और ये फर्स्ट पोस्ट की पेज खुल गई है। इसमें एक वीडियो भी दिया हुआ है और इस वीडियो में जरा सुनिए ये क्या दावा कर रहे हैं। मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ CSIR। उसी समय हमारे ये बारे में खबर लग गई, जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों को, वहां पर एक मैक्स प्लैंक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनको पता चल गया कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ काम हो रहा है, तो उन्होंने हमको ऑफर कर दिया कि अब तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे करिए, हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर प्रोवाइड करेंगे। तो हमने कहा नहीं जी ये संभव नहीं है, हमें तो हमारे देश में कुछ करना है। तो फिर उन्होंने धमकी देना शुरू किया कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा कि आप तो प्रेशराइज करिए इन लोगों। इनके दावे के अनुसार ये एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं और CSIR में रिसर्चर भी थे और फिर इन्हें जर्मनी का मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट इनको रिसर्च के लिए खरबों डॉलर देने को तैयार था। भारत सरकार जर्मनी की इस भारतीय रिसर्च को चुराने में मदद कर रही थी, इसीलिए राजीव ने रिसर्च ही बंद कर दी ताकि ये अपनी बौद्धिक संपदा को जर्मनी के हाथ लगने से बचा सके। तीसरा और आखिरी रास्ता था जो हमको बहुत पसंद आता है, मैंने कहा रिसर्च ही बंद कर दो, काय का झगड़ा है। अब अमेरिका के पास अगर यही टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी तो वो तो उसको स्टार वॉर्स में यूज, इराक को बम मारेंगे, ईरान को बम मारेंगे, अफगानिस्तान को मारेंगे, उसको मारेंगे। तो मेरे मन में आया कि ये बंद ही कर दो ना। एक रास्ता हमने ढूंढ लिया कि इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दो। दरअसल दैनिक जीवन में जब कहीं आप बस में, ट्रेन में सफर कर रहे हो या गांव में भी कभी आप घूमेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं एक ऐसे गपोड़े मिल जाते हैं जो कुछ भी फेंकते रहते हैं। राजीव दीक्षित भी यहाँ पे इस तरह से फेंके जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनके घर की खेती हो। अब इसी में अगर आप देखें तो इनने बहुत अच्छा पोस्टमार्टम किया है। इनने इनकी rajivdikshit.net वेबसाइट पर, जो पिछले 1 महीने से डोमेन नेम रिन्यू न होने कारण बंद पड़ी हुई है, वहां से उनने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उस पे ये साफ तौर पे लिखते हैं कि इनका जन्म 1967 में हुआ था, फिर 1984 में उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए थे। यानी कि अगर इनकी उम्र देखी जाए तो 17 साल की उम्र में ये इलाहाबाद गए हायर एजुकेशन के लिए। फिर इसमें लिखते हैं लेकिन अपनी बीटेक की शिक्षा बीच में ही छोड़कर, मतलब बीटेक पूरा नहीं किए, बीच में ही छोड़कर देश की विदेशी कंपनियों की लूट से मुक्त कराने और भारत को स्वदेशी बनाने के आंदोलन में कूद पड़े। इसी बीच उनकी प्रतिभा के कारण CSIR के कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पढ़ने का मौका भी मिला। अब जरा सोचिए कि जो बंदा बीटेक भी नहीं पूरा किया उसको सीधे रिसर्च का काम मिल जा रहा है और CSIR में मिल जा रहा है, जहाँ पे लोग बीटेक, एमटेक और PhD करके पहुंचते हैं। तो ये 1984 की है और 1984 में अगर ये बीटेक करने के लिए गए उच्च शिक्षा के लिए और पूरा भी नहीं किए और उसी समय CSIR में भी घुस गए। इस फर्स्ट पोस्ट के रिसर्च में इनकी जितनी भी गपोड़पंथी थी एजुकेशन से लेकर, उन सब का इनने पूरी तरह से बखिया उधेड़ी है। उसके लिए इन्होंने IIT कानपुर में ITR भी फाइल किया था और वहां की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें साफ तौर पे लिखा है, इन दिस रिगार्ड द कंसर्न डिपार्टमेंट हैज इंटीमेटेड दैट after verifying the available records, the name of Mr. Rajiv Dikshit does not appear in the list of pass out students of this institute। और ये देखिए IIT कानपुर का है ये, और इनके अनुयायी बताते हैं कि वहां से ये एमटेक किए हुए हैं। खैर, राजीव दीक्षित जितने बड़े फ्रॉडबाज थे उतने ही बड़े फ्रॉडबाज इनके अनुयायी भी निकले। एक अनुयायी जो कि दुबे हैं, उनने क्या किया कि इसी RTI रिपोर्ट में जो ये सेकंड पैराग्राफ है इसका फॉन्ट बदल के और यहाँ पे लिख दिया कि राजीव दीक्षित ने 1993 में वहां से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पास आउट हुए हैं। इनने यहाँ पे लिखा भी है, इस प्रयास में मेरी एक बात स्वदेशी कार्यकर्ता रोहित दुबे से हुई, जिन्होंने कभी IIT से मिले RTI के जवाब को झुठलाने का प्रयास किया था और उसके बाद उनने ये RTI रिपोर्ट दिखाई थी। अब इसमें इस सेकंड पैराग्राफ को देखें, ये साफ तौर पे इसका फॉन्ट ही अलग है और ये जो साइड में आप देख रहे हैं वेरीफाइंग द अवेलेबल, इसके बाद जो स्पेस बच रहा है मतलब इसकी
स्पेसिंग भी सही से एडजस्ट नहीं की गई है। तो राजीव दीक्षित फेक न्यूज के जन्मदाता थे और उनके अनुयायी ऐसा ही कर सकते हैं। तो इसका भी इनने यहाँ पे पोस्टमार्टम किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। तो एक बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि राजीव दीक्षित जब खुद अपने एजुकेशन के बारे में इतने बड़े गपोड़े निकल गए कि वो झूठ मूठ का बता रहे हैं कि CSIR में रिसर्च करते थे, फिर वो फर्जी का फेंक रहे हैं कि जर्मनी की कंपनी ने उन्हें धमकी दे दी। बताइए ऐसा कौन करता है? कभी किसी ने सुना है? भारत से इतने बड़े बड़े रिसर्चर जाकर गूगल में काम कर रहे हैं, फेसबुक में काम कर रहे हैं, US के कई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको आज तक कोई धमकी नहीं मिली और राजीव दीक्षित को धमकी मिल गई। तो इसे साफ साफ पता चलता है कि राजीव दीक्षित अनपढ़ गंवारों के एक मुंहजोर थे। मुंहजोर आप समझते हैं, जिन्हें आमतौर पर गपोड़ा कहा जाता है, जो गप्पे फेंकता हो। और उनकी इसी गप्पों को सुनकर उनके अनुयायी सोचते हैं कि वो बहुत बड़े तिस्मार खा थे। चलिए, अब इनका न बीटेक ही हुआ, न एमटेक ही हुआ और न PhD। अब बात करते हैं इनने जो फर्जी के राष्ट्रवाद के नाम पे और क्या क्या घुट्टी पिलाकर लोगों को गुमराह किया था। जैसा कि मैंने बताया कि मनुवाद के ये वो चेले थे जो हर बात में अंग्रेजों को दोष देते थे और इस बात को सत्य साबित करने के लिए वो तरह तरह के गप्पे फेंकते थे। ऐसा लगता था कि रात में कोई सस्ता नशा करते थे और सुबह में आते आते लोगों को सामने गपोड़पंथी शुरू कर देते थे। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। मैकोले जब यहाँ आया तो उसने इस देश का एक सर्वे कराया और सर्वे करा के उसमें रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान का जो कल्चरल सिस्टम है वो यहाँ के गुरुकुलों पर टिका हुआ है। इस देश में स्कूल चलते थे जिनको गुरुकुल कहा जाता था और सारे देश में स्कूलिंग सिस्टम कैसा था? 1835 में ये जो सर्वे हुआ उसी की रिपोर्ट में आपको कोट कर रहा हूं। सुना आपने? भारत में 1835 से पहले गुरुकुल व्यवस्था थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के सर्वे की रिपोर्ट बताती है 1835 में 1.5 लाख कॉलेज हैं। तो टोटल गांव है 1,57,000 और कॉलेजेस कितने हैं? 1.5 लाख। 1,50,000 कॉलेज हैं। माने ऑन एन एवरेज हर गांव में एक कॉलेज है। और उस कॉलेज को अंग्रेज क्या कह रहे हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में? उसी टर्मिनोलॉजी को मैं दे रहा हूं, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट, माने उच्च शिक्षा के कॉलेज हैं, कोई छोटे स्कूल नहीं है। स्कूलों के बारे में तो वो कह रहे हैं कि हर गांव में 2-3 हैं। और ये क्या बता रहे हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी में 1,57,000 गांव थे और 1,50,000 इंस्टीट्यूशन थे, वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये बता रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूशन कौन से थे? गुरुकुल के थे 1835 और 40 में। ये महोदय इतने बड़े झूठे हैं, खैर झूठा बहुत छोटा शब्द हो गया, इतने बड़े गपोड़े हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि आज की डेट में जो AICT अप्रूव्ड कॉलेज हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज, मैनेजमेंट के कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, ये जितने भी कॉलेजेस हैं हायर एजुकेशन के, इन सबको मिलाकर इनकी संख्या 10,355 है। ये 2016 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। और उस समय ये बता रहे हैं कि सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में इतनी बड़ी संख्या बता रहे हैं और बता रहे हैं कि गुरुकुल था। इतने बड़े फेंकू। सोचिए, आप इसी से समझ सकते हैं कि जब देश आजाद हुआ तब पूरे भारत की जनसंख्या 33 करोड़ भी नहीं थी। यानी कि उससे भी 110 साल पहले, यानी कि 1837 की बात हो रही है, हालांकि 1835 की बता रहे हैं। तो उस समय भी भारत की जनसंख्या कितनी रही होगी और उसमें मद्रास प्रेसिडेंसी की जनसंख्या कितनी रही होगी? इतनी कम जनसंख्या में ये बता रहे हैं कि 1,57,000 गाँव थे। और 1987 में जब भूखमरी के कारण मद्रास में लोग मर रहे थे तो उस समय कई लोगों ने लॉर्ड कर्जन को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि 31 मिलियन से जनसंख्या 30 मिलियन हो गई है 10 साल के अंदर। यानी कि तो इससे पता चलता है कि उससे भी 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या उससे भी कम रही होगी। इतने फर्जी आंकड़े बताते हैं और उससे भी ज्यादा फर्जी आंकड़ा तो ये है, ये बताते हैं कि 1.5 लाख हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन थे। ये सिर्फ झूठे नहीं थे, ये मक्कार और धूर्त भी थे। थोड़ा सा और इनकी बातें सुनिए। और इन 1.5 लाख कॉलेजों में पढ़ाया क्या जाता? अंग्रेजों का वही सर्वे बता रहा है कि इनमें से 1,500 कॉलेजेस तो सर्जरी के कॉलेजेस हैं, जहां MS की डिग्री मिलती है। सर्जरी की शिक्षा देने वाले 1,500 कॉलेजेस हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी, सारे देश की बात नहीं चल रही, 1/3 हिंदुस्तान की बात चल रही। और वो सर्जरी में पढ़कर निकलने वाले लोग कौन है? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में एक जाति है जिस जाति को आप इस देश में नाई कहते हैं, जो बाल बनाते हैं। एक्चुअली वो 1500 कॉलेजेस में पढ़ने वाले जितने सर्जन हैं वो सब नाई है जाते। देखा आपने? ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सर्जरी के इंस्टीट्यूशन थे। आज पूरे भारत में इतने इंस्टीट्यूशन नहीं है सर्जरी के जितने इनने बता दिए, और ये सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इसमें पढ़ने कौन जाते थे? नाई, और इसके टीचर नाई हुआ करते थे। देखा आपने? ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बोलने से पहले इनने कोई सस्ता वाला नशा करके आए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने बड़े फेंकू को इनके अनुयायी भी कैसे बर्दाश्त करते होंगे। नाइयों
अंग्रेजों को इनने सर्जन बता दिया। थोड़ा सा और सुनिए और क्या ये बोल रहे हैं। पेरियार जाति आज के समय में बहुत नीची जाति मानी जाती है मद्रास, लेकिन 1835 में यह पेरियार जाति की हैसियत क्या है उस सर्वे के आधार पर बिल्डिंग डिजाइन के कॉलेजों की संख्या करीब 2200-2300 के आसपास है पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी। तो आर्किटेक्ट के जितने कॉलेजेस हैं उन सबके जो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य हैं वो सब पेरियार, और उनके यहाँ पढ़ने वाले जितने बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं, वो सब पेरियार हैं जाति। उसी पेरियार जाति को 1890 के बाद बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। देखा आपने, अब इनने पेरियार समाज को आर्किटेक्ट इंजीनियर बना दिया और उसके इतने सारे इंस्टीट्यूशन बता दिए और ये भी बता दिया कि इसमें ये लोग पढ़ते थे और पढ़ाते थे, टीचर हुआ करते थे, और अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया 1890 में। वाह, जरा सोचिए, जो इनके अनुयायी ये बता रहे थे कि ये झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ बातें झूठ बोल सकते हैं, अब आप हमें बताएं कि ये एजेंडे के तहत झूठ नहीं बोल रहे हैं तो ये क्या बोल रहे हैं। इतनी बड़ी झूठ तो कोई सपने में भी नहीं बोलता होगा, या कोई फेंक भी रहा होगा तो नहीं बोल रहा होगा। और ये तो भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं पब्लिक में। क्या भारत में कोई ऐसा नाई है जो ये बताएगा कि उसके 5 पुश्त पहले लोग सर्जरी करते थे? साउथ में पेरियार रामास्वामी, जिन्होंने नन ब्राह्मण मूवमेंट चलाया था, उनसे पहले भी कुछ लोग उससे जुड़े थे, बाद में ये भी उससे जुड़े थे, और पेरियार रामास्वामी भी 19वीं सदी में एक्टिव हो चुके थे। तो जरा सोचिए, 1890 में अंग्रेजों ने आर्किटेक्ट बनाने से रोक दिया इन लोगों को, जबकि पेरियार रामास्वामी तो ब्राह्मणों का विरोध कर रहे थे। तो इससे साफ पता चलता है कि राजीव दीक्षित बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के जो मुंह में आया बके जा रहे हैं। और ये ऐसा क्यों बक रहे हैं, ये उदाहरण मद्रास का क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि अगर किसी हिंदी भाषी क्षेत्र का ये उदाहरण देते तो यहाँ के लोग तुरंत ही पकड़ लेते और तुरंत ही विरोध हो जाता। तो इसीलिए उनने एक ऐसी भाषा क्षेत्र को चुना जिसके लोग हिंदी जल्दी न समझ पाते, और इनने अपने कुछ अनपढ़ गंवारों की भीड़ जुटाई और उसमें गपोड़ते चले गए। इन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों ने ये सारा सिस्टम बिगाड़ दिया था। अब अगर आपने मेरी वीडियो 42 देखी हो, 45 देखी हो और 56 देखी हो, ये तीनों ही वीडियो प्लेलिस्ट में भी मनुस्मृति कलंक नाम से अवेलेबल है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें साफ तौर पे यह प्रावधान है कि शूद्रों को पढ़ने नहीं देना है। उनका काम है ब्राह्मणों की सेवा करना, वह सेवा के लिए ही पैदा हुआ है। और ये शूद्रों को गुरुकुल में एजुकेशन दिला रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे 1835 में जो 1.5 लाख इंस्टीट्यूशन सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में बता रहे हैं, वो इनके खोपड़े में ही जन्मा, इनके खोपड़े में ही पढ़ाइयाँ होती थी और उसी में ये खत्म भी हो गई, क्योंकि मैकुले इनके खोपड़े में घुसा होगा और वहीं से खत्म कर दिया होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजीव दीक्षित की एक भी बात सही नहीं है। वो पूरे एक एजेंडे के तहत चल रहे थे। वो मनुवाद का वो चेहरा थे जिनका काम था कि किसी तरह शूद्रों को, किसी तरह पिछड़ों को, अति पिछड़ों को गुमराह करके वैज्ञानिक सोच से रोक दिया जाए, एजुकेशन से फिर से दूर कर दिया जाए, और हवाई बातें करके और अंग्रेजों का या फिर मुगलों को दोष देकर उन्हें यह बताने का प्रयास किया जाए कि हम तो बहुत अच्छे थे तुम्हारे लिए और तुम फिर से हमारी सेवा करना शुरू कर दो। आगे मैं कुछ और भी वीडियो लाऊंगा जिनमें इनके कुछ और पोल खोलूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये गलती से झूठ नहीं बोलते थे, बल्कि पूरे एक एजेंडे के तहत झूठ बोला करते थे। इनका पूरा का पूरा एक सिस्टम था झूठ बोलने का, जिसमें ये लोग फर्जी के डेटा, फर्जी के आंकड़े बनाते थे, फर्जी की बातें करते थे। इनके पास कोई एक दस्तावेज नहीं हुआ करता था। ये जो फर्जी दस्तावेज बता रहे थे कि मैकुले ने खुद ही ये सर्वे कराया था कि भारत में सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में 1.5 लाख हायर इंस्टीट्यूशन है, ये पूरी तरह से फर्जी बात है। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पेज नंबर 719, 730 अगर आप ओपन करें, मैकुले प्रोज एंड पोएट्री के द्वारा लिखी गई है, GM यंग एडी के द्वारा, तो उसमें आप पाएंगे कि ऐसा कोई भी बात उसमें नहीं लिखा हुआ है। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग है मैकुले की, जो 1835 में जब उनने इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू होने के लिए पारित किया था, उस समय उनने दिया था। वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है dalt.columbia.edu पे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजीव दीक्षित सिर्फ फेकम फेंक करते थे, अनपढ़ गंवारों की एक टीम बटोरते थे, वहां पे अपनी रात भर सोची समझी हुई फेंकूपंथी फेंकते रहते थे और लोग तालियां पीटते थे और चले जाते थे। उन्हीं को रिकॉर्ड करके तरह तरह के चैनल्स पे लोग डाल रहे हैं और इस तरह की फेक न्यूज लोगों में फैलाए जा रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं कि हाँ ये तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये 2-4 बातें राष्ट्र की करते हैं, जबकि इनका राष्ट्र से कुछ भी लेना देना ही नहीं है। ये तो एक एजेंडे पे चल रहे हैं कि इन्हें शूद्रों को, पिछड़ों और अति पिछड़ों को एजुकेशन से और वैज्ञानिक सोच से ही दूर कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को राजीव दीक्षित की यह सच्चाई पता चल सके। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।